बेनकाब किस्त नंबर 7 बाय उर्दू दास्तान। 5 रोज बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक बहुत बड़ा मजमा मेरा मुंतजिर था। प्लेटफार्म पर हर जानिब जनता पार्टी के झंडे और मेरे नाम के खैर मकदमी नारे नजर आ रहे थे। ये सब कमाल इस छोटी आंखों वाले शुजात ज़ैदी का था। इख्तियारुद्दीन साहिब वगैरह चाय पीने के फौरन बाद रवाना होने ही वाले थे कि 10-15 अफराद का एक और गिरोह मुलाकात के लिए पहुंच गया। ये वफ्द एक ऐसे साहिब की क़यादत में आया था जो टिकट के उम्मीदवार थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। शुजा से वो तमाम लोग बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। फिर इस हल्के में मेरी आमद का वो लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि मैं इख्तियारुद्दीन साहिब के 1 मिनट आप हमारी बात सुनेंगे के जवाब में सबसे मौजूद करके इनके साथ बाहर आया तो एक कोने में उन्होंने मुझे रुमाल में लिपटी हुई नोटों की गड्डियां थमा दी। ये सब हम सबकी जानिब से आपकी खिदमत में हकीर सा नजराना है, प्लीज कबूल फरमाए। इतने बहुत से नोट देखकर मैं बौखला गया। मैंने नोटों को हाथ दिए बगैर कहा, ये क्या है इख्तियार भाई, इंतखाबी मुहिम के लिए अखराजात के लिए रकम की जरूरत भी तो होगी। उन्होंने अपनाई से कहा, देखे आप भाईजान को बहुत अजीज थे, अगर मरहूम आज जिंदा होते तो इससे ज्यादा ही करते और कुछ नहीं तो हमें इनका जानशीन ही तस्वुर कर ले। लेकिन ये हैं कितने? मैंने नोटों की गड्डियां पकड़ते हुए पूछा। फिलहाल 2 लाख रुपए हैं और बाद में कोई जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। उन्होंने कहा। इन्हें रुखसत करने गेट तक आया तो मुझे मदन लाल आता दिखाई दिया। सुबह मुझे इस पर बहुत गुस्सा था लेकिन इस 1.5 घंटा की लीडरी ने मेरा तमाम गुस्सा ठंडा कर दिया था और मैं इससे न सिर्फ इतना कह सका, ये सब तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो भी एक ढीठ था। हंसता हुआ अंदर चला गया। फिर जिस गर्मजोशी से वो रुखसत करते हुए इख्तियारुद्दीन साहिब से मिला था, इसे देखकर मेरे ज़हन में उठने वाले कई सवाल खुद ब खुद हल हो गए थे। शुजात ज़ैदी वगैरह ने जो प्रोग्राम तय किया था, इसी के मुताबिक मैं इस वक्त यहाँ फलक शिगाफ नारों के जवाब में हाथ हिलाकर और नमस्ते करते हुए जलसा गा की जानी बढ़ रहा था, जहाँ मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। दहली में मुझे तकरीर करने की इब्तदाई तरबियत दी गई थी, लेकिन इस सब में मुझसे बेहतरीन मदन लाल का मशवरा लगा था। जो नफरतें दिल में हैं इन्हें उगलने लगो, और जलसे में माइक के सामने पहुंचकर मैंने बिल्कुल यही किया। मैं अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन मदन लाल की ये हदायत भी पेश नज़र थी कि किसी को ये मत बताना कि तुम ज़ाती तौर पर भी इस जुल्म का शिकार हो चुके हो। ज़रा तसव्वुर करें उस नौजवान की आइंदा जिंदगी का जिसके सीने में मचलते अरमानों को नसबंदी ने ख़त्म कर दिया हो। अरे हिंदुस्तान से गरीबी दूर करने के लिए ये सब कुछ इतना ही ज़रूरी है तो इंदिरा गांधी संजय की नसबंदी क्यों नहीं करवा देती। मैं जलसा में धाड़ रहा था और मजमा मबहूत सुन रहा था। अपनी पूरी तकरीर में माँ सिवा इंदिरा और संजय के मैंने किसी और के खिलाफ बात नहीं की। इन दोनों के खिलाफ मेरी तमाम गुफ्तगू मुदल्लल थी। मैं इन माँ बेटों के अलावा जो भी हैं वो चूहे हैं, हुक्म के गुलाम हैं, इनसे जो कहा जाता है वो करते हैं। असल में तमाम बुराइयों की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हैं, जिन्हें अगर इक़्तिदार से नहीं हटाया गया तो तारीख चंगेज़ और हलाकू को भूल जाएगी और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा बल्कि हम और आप होंगे। वो तमाम लोग होंगे जो कांग्रेस के निशान पर मोहर लगाएंगे। मैंने तकरीबन 2 घंटे की तकरीर की इब्तदाई चंद मिनट की झिझक रही, लेकिन इसके बाद तो मुझे एहसास नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। वो काम जिससे कभी मेरे असाब शल हो जाते थे अचानक इतना सहल महसूस होने लगा जैसे मैं हमेशा यही कुछ करता आया हूँ। यहाँ तक कि दरमियान में बजने वाली तालियों और लगने वाले नारे भी मुझे बुरे महसूस होने लगे थे। फिर जब बोलते बोलते मेरा गला खुश्क हो गया तो मैंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया और यूँ जलसा अपने उरूज पर पहुंचकर खत्म हो गया। जब डाई से उतर के मैं अपनी नशिस्त की तरफ बढ़ा तो मुझ में इतना दम भी नहीं था कि बासानी अपनी नशिस्त तक ही पहुंच जाता, लेकिन मेरे कुर्सी पर बैठे चारों जानिब से अफराद ने हल्ला बोल दिया। मुझे ताज़ा हवा की इस वक्त जरूरत थी, लेकिन लोग इस तरह मेरे ऊपर झुके हुए थे कि मैं सांस भी पूरी तरह नहीं ले पा रहा था। हर शख्स अपनी अपनी बोल रहा था, लेकिन मेरे कानों को सिर्फ वो आवाज़ें अच्छी लग रही थी जो कह रही थी कि पीछे हटे, सब पीछे हटे। फिर जब मजमा ज्यादा ही बढ़ गया तो मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। ताज़ा हवा का एक झोंका चेहरे से टकराया तो फरहत का शदीद और अनोखा एहसास हुआ, लेकिन इसके बाद वही शुरू हो गया जो स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में हुआ था। नमस्ते और सलाम करता हुआ मैं स्टेज से खिसकता हुआ नीचे जानिब चला। हर तरफ नारे गूंज रहे थे, लेकिन मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था। न जाने कितनी देर में मज़ीद तकलीफ़ें उठाता उस गाड़ी तक पहुँचा जिसमें मुझे सवार होना था। कार रवाना हुई तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे जहन्नुम की आग से निकाल कर जन्नत में फेंक दिया हो। मेरे साथ बैठे हुए तमाम चेहरे नए थे। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये कार किसकी है और हम कहाँ जा रहे हैं। थकन से मेरा यह आलम था कि पहलू बदलना भी मेरे लिए मुमकिन ना था। मैं आंखें बंद किए बैठा रहा। वो मेरी ज़िंदगी का पहला जलसा था, इसलिए मुझे ऐसे माहौल में खुद को एडजस्ट करते हुए कुछ तकलीफ सी हो रही थी। लेकिन इसके बाद जितने भी जलसे हुए मैंने इन सबको बड़े इत्मीनान से निपटाया। थकन का एहसास इनके बाद भी होता था, लेकिन इतना नहीं कि मेरी आंखें भी ना खुले। कार अपनी खुसूसी रफ्तार से चल रही थी और मैं माजी के धुंधलकों में गुम था। कौन सोच सकता था कि एक बच्चा जिसकी परवरिश इसके पड़ोसियों ने तरस खाकर की हो, इस तरह लाखों के मजमा को मबहूत कर देगा। तकरीर करते हुए मेरे ज़हन में हमेशा तजर्बाकार सियासतदानों की सिर्फ एक हिदायत होती थी कि अपनी हर तकरीर को आखिरी तकरीर समझकर करना। इतनी सियासी समझ तो मुझ में भी आ चुकी थी कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। 19 माह के हंगामी दौर में लोग सहम गए थे,
जिनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था वो भी औरों को हशर देकर चुप हो गए थे, लेकिन दिल में इनके वही कुछ उबल रहा था जो मैं कह रहा था। बकौल मदन लाल के मुझे इस शख्स की नफरत की जुबान देनी थी जो मौका न मिलने और खौफ की वजह से अपनी जुबान पर ताले डाले बैठा था। कार की रफ्तार धीमी हुई तो मैंने आंखें खोल दी। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। कार एक वसीउरीज कोठी में दाखिल हो रही थी और बाहर पोर्च में सफेद पाजामा और कुर्तों में कई लोग मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मैं बाहर आया तो इनमें से कई लोग आगे बढ़े। मैं तारुफ की मंजिलें तय करता हुआ वसीउरीज ड्राइंग रूम में पहुंच गया। क्यों सिकंदर जी, पसंद आया आपको अपना मकान? इन्हीं में से एक साहिब ने कहा। मिराज जी साहिब ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जंग पर भेज रहा हूँ। अब जंग के दौरान आप मुझे बिस्तर पर सुलाते हैं या मेरे नसीब में फर्श खाक आता है, ये सब आप लोगों पर मुनहसिर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये सारा माहौल बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बड़ी उम्र के मुद्दिब लोग, जिनमें से कई एक को सियासत में हिस्सा लेते हुए इससे ज़्यादा अरसा गुजर चुका था जितनी मेरी उम्र थी, लेकिन वक्त की एक लहर ने मुझे इनसे बहुत आगे पहुंचा दिया था। अब आप आ ही गए हैं, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, एक चलित्रबाज बूढ़े ने खुशामदाना लहजे में कहा। फिलहाल आप आराम करें, सफ़र की थकान क्या कम थी, आज ही जलसा भी रख दिया गया। सच कह रहा हूँ, मेरी उम्र सियासत में बसर हुई है। तकसीम के पहले तकरीर सुनता और करता रहा हूँ, लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, जैसी तकरीर आपकी सुनी है इससे पहले कभी नहीं सुनी। मैं जानता था कि झुकी हुई कमर का ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी थी और इसके साथ ही तकरीर पर तब से शुरू हो गए। हर शख्स एक दूसरे से बढ़कर मेरी तारीफ में बोल रहा था, माँ सिवाय एक नौजवान लड़के के जो मेरे भाईजानिब एक कोने में पैंट शर्ट पहने खामोश बैठा था। फिर मेरे साथ और लोगों को भी एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कह रहा, इसलिए एक बड़े मियाँ ने से छेड़ा, क्यों मियाँ जीत सिंह, तुम्हें हर बात पर तो एतराज़ होता है, आज की तकरीर पर क्या एतराज़ है? इनका अंदाज छेड़ने वाला था। जिस तरह की तारीफें आप लोगों ने कर दी हैं, इसके बाद अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सिकंदर साहिब को मेरी बात गिरा गुजरेगी और आप लोग नाराज होंगे। अजीत कहकर मुखातिब किए जाने वाले नौजवान के इस फिक्रे ने इसका मुकम्मल तारुफ करवा दिया कि वो बदतमीजी की हद तक मुंहफट है। मैं क्यों नाराज होने लगा? मैं कोई लीडर या नेता नुमा तो हूँ नहीं। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, हम सब यहाँ बराबर हैं, फर्क सिर्फ इतना कि उम्मीदवारी के तौर पर मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा है। सिकंदर साहिब, मैं आपके मुजामीन और कालम शौक से पढ़ने के साथ साथ आपका फैन भी हूँ, लेकिन लिखना और बोलना दो मुतजाद बातें हैं। इसके गुफ्तगू स्टार्ट करते तमाम लोग खामोश हो गए। इसका अंदाज इंतहाई बेबाकाना था। जनता पार्टी पर कांग्रेस और इंदिरा का सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि ये भानुमति का वो कुंबा है जो नेगेटिव अलायंस है, यानी सिर्फ इंदिरा दुश्मनी में जमा हुए हैं और इनके पास कोई भी मस्बत प्रोग्राम नहीं है और अब हमारी तरफ से सिर्फ इंतकाम लेने की बातें होती रही हैं, तो ये इल्ज़ाम भी सच साबित होते रहेंगे। इसके दलील में वजन था, इसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो कोई आम नौजवान नहीं, लेकिन इसकी यही गुफ्तगू लोगों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो मुझे मातूब था। इसके बावजूद कोई ऐसी बात जरूर थी जिसकी वजह से वो तमाम अफराद इसे बर्दाश्त करने के लिए मजबूर थे, लेकिन मेरे जहन से इसका तारुफ महव हो चुका था। शायद मेरी गुफ्तगू कुछ तल्ख हो गई है। इसने कमरे में मौजूद हर माथे की शिकन देखकर खुद को लगाम देते हुए कहा, नहीं अजीत, तुम बोलते रहो। मैंने इसका लहजा का खुलूस अपने दिल में उतरते हुए महसूस किया था। इस वक्त मुझे जो कहना था मैं कह चुका, इसने बात समेटते हुए कहा। माहौल किसी कदर गंभीर हो चला था। इसी दौरान में मैंने ये भी महसूस किया था कि हमारे पहुंचने के बाद कुछ लोग आए थे, क्योंकि अब कमरे में इतने ज्यादा लोग हो थे कि लोगों को खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल रही थी। अलबत्ता जिस चेहरे की मुझे तलाश थी वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली में शुजात ज़ैदी ने मुझसे कहा था कि वो स्टेशन पर मुझसे आन मिलेगा, लेकिन अभी तक गायब था और मैं ये नहीं जानता था कि आइंदा का प्रोग्राम मैं किससे मालूम करूं। मेरे ख्याल से अब हमें सिकंदर साहिब को आराम करना देना चाहिए। एक साहिब ने माहौल की गंभीरता को महसूस करते हुए कहा, हाँ कुछ देर आराम कर ले तो सफर की थकन भी उतर जाएगी। ये एक और साहिब थे। मेरा जिस्म वाकईतन आराम का तलबगार था, लेकिन साथ ही मुझे इस तमाम गुफ्तगू से सुकून भी मिल रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि ये बातें इसी तरह होती रहें। इसे मैंने तमाम अफराद को मुखातिब करते हुए कहा, मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। और इससे पहले कि मेरा फिक्रा मुकम्मल होता कई आवाजें उभरी, जी जी जी। मैं नहीं जानता था कि इस जी जी का मतलब क्या है, लेकिन फिर इन साहिब ने जिन्होंने सबसे पहले आराम की तजवीज पेश की थी और बाद में जिनका नाम राम प्रकाश मालूम हुआ था, कहना शुरू किया। वो बात यह सिकंदर साहिब के हम लोगों ने ज़ैदी साहिब से मुलाकात के बाद इब्तदाई तौर पर एक कमेटी बनाई थी और आज के जलसे के बाद हमने सोचा था कि आपकी इजाजत के बाद इससे फाइनल शक्ल देंगे, लेकिन अचानक मसला आ गया कि आज ही हल्के के मुसलमानों की एक मीटिंग भी पेश आ गई, तो ज़ैदी साहिब को हम उस तरफ रवाना कर दिया और अपनी मीटिंग आइंदा के लिए मुलतवी कर दी। तो यूँ इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है। राम प्रकाश की तफसील के साथ ही मुझे शुजात की गैर मौजूदगी का सबब मालूम हुआ। मुझे मालूम नहीं था कि इस मौका पर क्या कहना चाहिए, लेकिन अचानक मेरी जुबान से निकल गया, अगर ये बात थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, ताकि हम जलसा से बराह रास्त उस तरफ जाते, ताकि अगर मैं कुछ असर डाल सकता तो डालता। वो मुकाम दरअसल यहाँ से कोई 60 मील की दूरी पर है और लेकिन मैंने इसकी बात दरमियान में काट दी। अगर आप मेरे
मेरे आराम के ख्याल से कह रहे हैं तो इसे नजरअंदाज कर दे और ये बताएं कि क्या वो मीटिंग अब तक चल रही होगी। मेरे सवाल पर इनमें से कुछ अफराद ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर राम प्रकाश ने ही पहल की। मेरे ख्याल से तो अभी शुरू हुई होगी या होने वाली होगी। इसके जवाब के साथ ही मैंने खड़े होते हुए कहा, हम सिर्फ एक या दो गाड़ियों में चलेंगे। फिर साथ ही मैंने अजीब तरह रुख फेरते हुए कहा, क्यों तुम चल रहे हो? वो नौजवान मुझे पसंद आया था और मैं चाहता था कि 1.5-2 घंटे के इस सफर में वो मेरे साथ हो। मेरे अचानक मुखातिब करने पर वो चंद लम्हों के लिए कुछ सोचने के बाद बोला, वो सर मैं अपने कोलीग का इंतजार कर रहा हूँ। इसे मैंने मुखालिफ पार्टी के जलसे में तकरीर टेप करने भेजा था। इसने एक बार मुझे एहसास दिलाया कि वो मजमा से एक कदम आगे चलने वाला शख्स है। वो भी आती रहेगी, हम वापस यहीं आ रहे हैं। मैंने इसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे इसकी बात और भी माकूल लगी थी कि एक ऐसे माहौल में जबकि हर शख्स मुझसे कुर्बत हासिल करने के लिए मेरी तारीफें कर रहा था, वो मेरे ऑफर से ज्यादा अपने काम से मतलब रखे हुए था। दरअसल उनका भी आज पहला जलसा है और इसी से हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि वो अपने इंतखाबी मुहिम किस डगर पर चलाएंगे। इसने अपने अमल की वजाहत करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात तो हम वापस आकर भी जान सकते हैं। चंद घंटों से इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसे कायल करने में मुझे लुत्फ आ रहा था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसने किसी कदर तामुल के बाद कहा, अगर आप जाने से पहले नहाकर कपड़े तब्दील कर लेते तो बेहतर होता। इसने मेरी बिगड़ी हुई हालत की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा। ये बात मुझसे दहली में भी कही गई थी कि उम्मीदवार को अपने गेटअप की जानिब पूरी तवज्जो देनी चाहिए। मेरे सामान की पहली किस्त जो आज शायद अपने साथ लाए थे और दूसरी मदन लाल का मुलाजिम लेकर आने वाला था। मदन का कहना था कि मुझे अब कुर्ता पजामा और वास्कट पहननी चाहिए और इसने दर्जी को सिलने के लिए दी हुई है, नहीं इसमें देर हो जाएगी। मैंने इसकी राय से इख्तिलाफ करते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। फिर एक मजमा की सूरत में हम बाहर निकल आए। बेअक वक्त कई आवाज़ों ने मुझे अपनी गाड़ी की जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन मैं इससे पहले कि कोई फैसला कर पाता इस लड़के की जानिब मुतवज्जो हो गया जो बड़ी तेजी से अजीत की जानिब बढ़ रहा था। शायद ये वही लड़का हो जिसका इंतजार अजीत कर रहा था। मैंने सोचा, ले आए। इसके करीब आते अजीत ने इससे पूछा। आवाज इतनी हल्की थी कि मेरे अलावा और कोई नहीं सुन सका। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया, सर ये अब्दुल कदीर खान है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का बेटा। और ये तो आप जानते हैं कि डॉक्टर साहिब का इस हल्के की मुसलमान वोटरों पर कितना असर है। यूँ समझ ले कि कांग्रेस को आज तक मुसलमानों के जो वोट मिल रहे हैं इसमें 70% हिस्सा इनके वालिद का होता है। अजीत ने आने वाले का मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा, इतने बरसों से मुझे ये कभी एहसास नहीं हुआ था कि हिंदू क्या होता है या मुसलमान क्या है। अलबत्ता एक हल्का सा एहसास मेरे ज़हन में कहीं मौजूद था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आज इतने बहुत से लोगों में अचानक अपने एक हम मजहब के मिल जाने पर मेरे अंदर मजहबी जज्बा इंगड़ाई लेकर बेदार हो गया। मुझे न जाने की बड़ी खुशी हुई थी। आदाब। इसने नायत अदब से मुझे सलाम किया। इसका ये अंदाज भी मुकामी लोगों की तरह नहीं था और इसी पर मैंने इसे गौर से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूछों और सफेद दूजे से रंगत वाले इस 19-20 साल के लड़के के बिखरे हुए बाल बता रहे थे कि वो एक तवील सफर करके आया है। डॉक्टर साहिब के मिजाज तो ठीक है। मैंने इसके बाप का नाम पहली बार सुना था, लेकिन अजीत के तारुफ के बाद इनसे वाकफियत का इजहार न करना मेरे लिए कोई अच्छी बात न होती। काबिल इसके के वो कोई जवाब देता। मैंने कहा, हम डॉक्टर साहिब के मकान पर ही जा रहे हैं, मेरी गाड़ी हाजिर है। अब्दुल कदीर ने कहा, इसमें कैसेट रिकॉर्डर भी है, रास्ते में आप ये भी सुन लीजिएगा। इसने एक और पेशकश करते हुए कहा। मैं इसके साथ बाहर की जानिब चल पड़ा। चाहता तो मैं ये था कि अब हम कम से कम लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ 12 दूसरे गाड़ी चल पड़ी। सर इतने बहुत से लोगों को देखकर मामला कुछ बिगड़ सकता है। अजीत ने कहा, जो अगली सीट पर बैठा था और पहली कैसेट रिवाइंड करने के बाद दूसरी कर रहा था। यही मैं सोच रहा था। मेरे साथ बैठे हुए राम प्रकाश ने भी तायद की। मैं ऐसा करता हूँ कि तमाम अफराद को लेकर अपने घर चला जाऊंगा और आप कदीर के साथ इसके घर चले जाइएगा। प्रकाश के इस जुमले से ये भी मालूम हुआ कि वो भी इसी कस्बा या शहर का रहने वाला है जहाँ हम जा रहे थे। आज के जलसे में आखिर इन कांग्रेसियों ने क्या किया? मैंने मौजूद तब्दील करने की नीयत से कहा। आप अभी सुन लेंगे, कदीर ने जवाब दिया। वो तो लेकिन तुम्हारी क्या राय है? मैंने इसे उकसाते हुए कहा। निरी बकवास की है, इसने कहा। इस वक्त दूसरा केसर भी रिवाइंड हो गया था। अजीत ने बटन दबाया और इम्पोर्टेड गाड़ी में जो डॉक्टर साहिब की इमारत की दलील थी, मेरे मुखालिफ की आवाज गूंजने लगी। जो कुछ वो कह रहा था मेरे कानों को इसका यकीन नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया में अपने सेकुलर होने का ढिंडोरा पीटने वाली कांग्रेस का एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि इनके पार्लियामानी बोर्ड की एक रुकन जिसने पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस के उम्मीदवार मुंतखब किए थे, नफरत में डूबी हुई आवाज गूंज रही थी। सजनों, ये इलेक्शन नहीं, धर्म सेवा की बात है। वो सेकुलरिज्म का चोला उतार कर बोल रहा था। महमूद गजनवी के बाद एक और लुटेरा हमें लूटने के लिए भेजा गया है। हमारे पवित्र घर अब इसके नापाक वजूद से अपवित्र हो जाएंगे। हम हिंदुस्तानी जरूर है, लेकिन इससे पहले हम कुछ और भी हैं। आखिर इन जनता पार्टी वालों ने ये कैसे समझ लिया था कि इस हल्के के लोग, जिनकी तारीख ये बतलाती है कि इनके बाप दादा ने अपने धर्म की हिफाजत करते हुए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया था, एक मुस्लिम को मुंतखब कर लेंगे। वो मजमा में मजहबी जज्बात को हवा दे रहा था। मेरे मुसलमान होने को इंतखाबी कमजोरी बनाना चाह रहा था। भगवान की सौगंध, मुकद्दस गीता की सौगंध, मैं इस बार इलेक्शन ही लड़ना चाहता बल्कि राजनीति के झंझटों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। यहाँ मौजूद एक एक बच्चा जानता है कि मैं दिल का मरीज हूँ और इस उम्र में अब मुझसे इतनी कठिनाइयों वाले काम नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने ये सुना कि हमारे साथ रहने वालों ने, हमें बेटा और भाई कहने वालों ने साजिश करके दिल्ली से अपने एक मुस्लिम को यहाँ उम्मीदवार बनवा दिया है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने कहा कि चाहे मैं रहूं या खत्म हो जाऊं, लेकिन मेरी आंखें यहाँ से एक मलीच को असेंबली जाते हुए नहीं देख सकती। कार में इसकी नफरत में डूबी आवाज गूंज रही थी और मेरी आंखों के सामने मेरी उम्मीदों के ताजमहल टूटते जा रहे थे। दोबारा हार्ट अटैक का सामना
सामना करने वाला ये बूढ़ा आपके आगे हाथ बांधकर विनती करता है, सज्जनों के किसी और विचार का शिकार मत हो जाना। ये गीता और कुरान की जंग है, इसलिए देखो कहीं इनकी बातों में ना आ जाना। जिनके मुंह पर राम राम और बगल में छुरी है, याद रखो आज जमहूरियत और आजादी का नाम लेकर आपसे वोट मांगने वाला इन्हीं का बेटा है, जिन्होंने कल जमहूरी उसूलों की धज्जियां बिखेरते हुए धरती माँ के 2 टुकड़े कर दिए थे। और आज भी इनका बस चले तो ये बचे कुछ हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बना दे। हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुस्लिम आज भी पाकिस्तान से हमदर्दी रखता है। भारत की टीम पाकिस्तान से हारती है तो ये मिठाइयाँ बांटते हैं। हमारी शराफत से नाजायज फायदा उठाते हुए इन 23 वर्षों में इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये हिंदू अक्सरियत के इलाकों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करवाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमारा इत्तेहाद इनके ख्वाबों को इसी तरह बिखेर देगा जैसे हमने इनके सरप्रस्त मुल्क का शिराजा बिखेर दिया था। मेरे ज़हन में धमाके हो रहे थे। तअस्सुब से इतनी भरपूर तकरीर के बाद तो हिंदू आबादी में आग लग जानी चाहिए थी और इन्हीं के वोट अक्सरियती वोट थे। मुसलमान तो सिर्फ 10-12% थे। अगर वो सबके सब भी मुझे वोट देते तब भी मुझे जमानत बचानी मुश्किल हो जाती। सज्जनों, अपने दरवाजों पर गौ माता की इस तरह गर्दन कटते नहीं देख सकते हो जिस तरह मरीजों की आबादी में कटती है। अपने कानों को नींद के वक्त अजान की मनहूस आवाजों से बचाना चाहते हो और अपनी गलियों में गीता के सफरों को रोंदा जाना नहीं देख सकते, तो आओ हम और आप मिलकर हाथ में हाथ डालकर ये अहद करें कि इनकी बढ़ती हुई खुदसरी को इस बार इस तरह कुचलेंगे कि आइंदा ये अपनी नस्लों को हमारे इत्तेहाद की कहानी सुनाती हुई नसीहत करने पर मजबूर हो जाएंगे कि चाहे कुछ भी कर लो, काली माई और भोलेनाथ के मानने वालों के इत्तेहाद को आजमाने की हिमाकत नहीं करना। नारों के शोर में जब तकरीर खत्म हुई तो मुझे कुछ होश नहीं था। वो ख्वाब जो मिराज जी के एक फिक्रे के बाद से मैंने देखना शुरू किया था अब बिखर चुका था। अब मैं ना तो MP बन सकूंगा और ना मिनिस्टर। मैंने डूबते ज़हन के साथ सोचा। मेरे कानों में मिराज जी का फिक्रा जो उन्होंने मदन लाल से कहा था कि एक बार फिर गूंजा, मेयर टू द फ्यूचर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर मदन लाल। और फिर अचानक इस डूबते ज़हन में मुझे अजीत की आवाज सुनाई दी, जिस किसी ने इससे ये तकरीर करवाई है इससे बढ़कर हमारा और कोई दोस्त नहीं हो सकता। चारों तरफ उमड़ती हुई तारीकी में फिक्रा एक बिजली की तरह कौंधा था। मैंने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। काश इसी तरह की 3 तकरीर और कर दे, फिर इस हरामजादे को शिकस्त फाश से इसके बाप का रिकॉर्ड भी नहीं बचा सकता। अजीत के चेहरे पर खुशी नाच रही थी और मुस्कुरा रहा था। मैं हैरत से देख रहा था। फिर जैसे जैसे मैंने इसकी बात पर गौर करना शुरू किया, मेरे चारों समझ फुलझड़ियों से छूटने लगी और मैं सहर अंगेज रोशनियों में नहा गया।